नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन यहां पर कराऊंगा। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी। आपके पास टाइम बिल्कुल कम है। आपकी परीक्षा 7 जुलाई को होगी। यहां पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल द्वारा किया गया था। यहां पर राइट आंसर होगा हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश। हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश तीन भागों में डिवाइड कर दिया था। भारत के इतिहास को किसने? जेम्स मिल ने। कब किया था? 1817 में। कब? 1817 में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश तीन भागों में डिवाइड कर दिया था। याद रखना दोस्तों, ये जेम्स मिल जो है ये कहाँ का है? ये स्कॉटलैंड का है। कहाँ का? स्कॉटलैंड का है। ये एक दार्शनिक भी है, इतिहासकार भी है, ठीक है, मानचित्रकार भी है आपका जेम्स मिल। याद रखना, महत्वपूर्ण है। इसने एक कथन भी कहा था कि हिंदुस्तान अंग्रेजों की मदद के बिना प्रगति नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान बिना अंग्रेजों के मदद किए बिना प्रगति नहीं कर सकता है। ये जेम्स मिल ने कहा था। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। सेकेंड विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। सार्वजनिक यानी कि सभी जगहों पर ऐसी सेवाएं जो सभी जगहों पर उपलब्ध हों, उन्हें बोलते हैं सार्वजनिक सेवाएं। पुलिस सेवाएं सार्वजनिक होती हैं, न्यायिक सेवाएं भी आपकी सार्वजनिक होती हैं, शैक्षिक सेवाएं भी सार्वजनिक होती हैं, निर्माण सेवाएं आपकी सार्वजनिक नहीं होती हैं। डी यहाँ पर गलत है। डी जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर आपके गलत माने जाएंगे। आपका यहाँ पर कौन सा राइट है? राइट है यहाँ पर ए बी सी। ए बी सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, ईवी रामास्वामी नायकर यानी कि पेरियार, जिनको पेरियार के नाम से जानते हैं, मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। ये कटु आलोचक थे। ईवी रामास्वामी पेरियार मनु, जो आपकी मनु संहिता है, मनु स्मृति है, भगवत गीता है, रामायण है, ये इन सभी ग्रंथों के कटु आलोचक थे, कट्टर आलोचक थे। कारण यहाँ पर बताया गया है, पेरियार ने पेरियार ने देखा है कि ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर, उच्च जातियों महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। कारण भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ए आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक चीज याद रखिएगा, पेरियार जो आपको मैंने अभी बताया, पेरियार इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? स्वाभिमान आंदोलन चलाया। कौन सा दोस्तों? स्वाभिमान आंदोलन। यहाँ पर है सूर्य पूरब में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में लगता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पृथ्वी जो है ये कैसी घूमती है? ये घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है, जिस कारण सूर्य पूरब दिशा में उदित होता है। याद रखना, यहाँ पर सेकेंड विकल्प करेक्ट आंसर होगा। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पर याद रखना। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है निम्न में से कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? बौद्ध संघ के जो नियम हैं वो किसमें देखने को मिलते हैं? वे दोस्तों विनय पिटक में देखने को मिलते हैं। किसमें? विनय पिटक में। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी नियम कायदे कानून हैं वो आपके विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में आपके नियमों का विधान दिया गया है। सुत्त पिटक में बुद्ध की जो क्या है? शिक्षाएं। बुद्ध की जो शिक्षा है वो आपके सुत्त पिटक में है। अभिधम्म पिटक में क्या है? इसमें सिद्धांत हैं। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं वो किसमें है? अभिधम्म पिटक में है। ठीक है, याद रखना, ये तीन पिटक बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। नियम आपसे पूछा था, विनय पिटक याद रखना, नियमों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? ये रामानुज के द्वारा
प्रतिपादित किया गया था, जो कि विष्णु को क्या मानते थे, भगवान मानते थे। उनका कहना है कि विष्णु की अगर कोई भक्ति करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये रामानुज का कथन है। याद रखना 11वीं शताब्दी में इन्होंने विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत दिया था। एक आपके थे शंकर। शंकर वो आपके एक द्वैतवाद के मतलब कि उनका भी एक सिद्धांत था, एक द्वैतवाद। याद रखना। चलिए यहाँ पर बात कर लेता हूँ अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से जानते हैं? खानकाह के नाम से, ईदगाह के नाम से, गुल फरोंसा के नाम से, दरगाह के नाम से। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा सूफी संत का जो मकबरा होता है उसको बोलते हैं दरगाह। क्या बोलते हैं? दरगाह बोलते हैं। सूफी संत की जब मृत्यु हो जाती है, जिस स्थान पर वो दफनाया जाता है उसी को बोलते हैं मकबरा, यानी कि दरगाह। खानकाह क्या होता है? यहाँ पर सूफी संत निवास स्थल होता है, जहाँ पर सूफी संत बैठकों का आयोजन करते हैं उसको खानकाह बोलते हैं। ईदगाह क्या होता है? एक प्रार्थना स्थल होता है, जहाँ पर सूफी संत क्या करते हैं? प्रार्थनाएं करते हैं। वो प्रार्थना वाला स्थल क्या होता है? वो दरगाह कहलाता है। दरगाह नहीं क्या कहलाता है? ईदगाह कहलाता है। दरगाह मकबरे यानी कि कब्र होती है, खानकाह निवास स्थल होता है। याद रखना। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि निम्न में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर राइट आंसर होगा थर्ड विकल्प, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यपाल की राज्य में नियुक्ति करता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। राज्यपाल किसको नियुक्त करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है राज्यपाल। याद रखना दोस्तों। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईने अकबरी वाला बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। याद रखना दोस्तों, आईने अकबरी ये आपका थर्ड पार्ट है। अकबरनामा ग्रंथ का कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है, जिसमें पद वेतन फसल, रीति रिवाज, त्योहार, शासन के बारे में समस्त ब्यौरे, ठीक है, वो आपके किस में आते हैं? थर्ड में आते हैं। सांख्यिकी, दर्शन, वे सभी आपके थर्ड में आते हैं। थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? आईने अकबरी बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? 4 विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है, जिसके अंतर्गत फसल की जानकारी, पद, वेतन, ठीक है, ये सैनिक, ये सब कुछ आपके किस में आता है? ये आपके थर्ड वाले में आता है, जिसको आईने अकबरी बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर मैं आपको सभी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ एक एक करके। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द नहीं है। पहली जिल्द नहीं, मैंने आपको क्या बताया? थर्ड जिल्द है, यानी कि थर्ड पार्ट है। जिल्द का मतलब पार्ट या भाग। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासनकाल का विवरण नहीं दिया गया है। अकबर के पूर्वज की अगर मैं बात करूं, अकबर के पूर्वज किस भाग में है? ये आपके फर्स्ट भाग में है। अकबरनामा एक ग्रंथ है जिसके 3 पार्ट हैं, जिसका पहला पार्ट में पूर्वज का वर्णन है, सेकेंड वाले में शासन की घटना है, शासनकाल का घटना किस में है? आपके सेकेंड में है। और जो आपका थर्ड है, थर्ड को किस नाम से जानते हैं? आईने अकबरी के नाम से जानते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। हर बार मैं आपको बताता हूँ, अबुल फजल ने की थी, जो कि अकबर का दरबारी कवि था। अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी, जो कि आईने अकबरी उसी का भाग है। 4 विकल्प करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? खुद को पेशवा किसने कहा था? ये कहा था नाना साहेब ने, जो कि कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहेब इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही विकल्प हैं? आपके सही हैं। वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। पुरा स्थल के बारे में, ये केवल जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा, फिर क्वेश्चन पर बात करेंगे। पूरा स्थल की बात कही गई है,
पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी चीजें क्लियर हुई? जो आपकी पुरास्थल होते हैं, पुरास्थल ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं और जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं, समुद्र तल में भी पाए जाते हैं, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके पाए जाते हैं यहाँ पर बात कही गई है। लेकिन पुरास्थल क्या होता है आखिर में? वस्तुओं के अवशेष जहाँ पर मिलते हैं, जैसे बर्तन हो गया, इमारतों के ढेर हो गए, यही आपके होते हैं पुरास्थल। अब आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये तीनों विकल्प यहाँ पर गलत हैं। कैसे गलत हैं वो यहाँ पर आप जानेंगे। पहला वाला केवल और केवल राइट आंसर होगा, केवल एक। यहाँ पर एक शब्द आया है, ये केवल, केवल के कारण गलत हो गया। अगर केवल ना होता, अगर यहाँ पर लिखा होता पुरास्थल जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, तब करेक्ट माना जाता। ये केवल नहीं होना चाहिए था, तब आपके यहाँ पर ये दोनों राइट होते। ये समुद्र तल में भी पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर नहीं दिया गया, इस कारण ये गलत हो गया। ये दोनों आपके केवल के कारण गलत हो गए हैं। ठीक है, तो आपका बचा कौन सा? पहला वाला बचा यहाँ पर, जो कि राइट उत्तर होगा पुरास्थल के बारे में, केवल ए। आशा करता हूं आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? यहाँ पर कौन सी नदियां करती हैं, ये महत्वपूर्ण है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, याद रखना। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो, उसे कहा जाता है। उसे क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? एक से अधिक स्तर की सरकार को, उसको कहेंगे फेडरल, यानी कि संघवाद कहेंगे। जिसमें दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकार हो सकती है, उसको बोलते हैं संघवाद। यहाँ पर देख लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर है आपका, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? ये पहले किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का था, कर्नाटक का था, महाराष्ट्र का था, या आंध्र प्रदेश का था? ये दोस्तों था आंध्र प्रदेश का। तेलंगाना पहले राज्य हुआ करता था। याद रखना, तेलंगाना कब राज्य बना? ये आपके 2014 में बना है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक? आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? विविधता का उचित प्रतीक पूछा है। मैंने शायद ये क्वेश्चन आपको कई बार कराया है, लेकिन करा देता हूँ, क्योंकि विविधता बहुत बार आता है। लोगों के धर्म, लोगों के त्योहार, लोगों की भाषाएं, ये सभी अलग अलग होती हैं। जैसे तमिल में आप चले जाओ, यानी कि दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब कुछ मिलेगा। पश्चिम भारत में चले जाओ, आपको गुजराती मिलेगी। ठीक है, तो हर जगह की भाषाएं अलग होती हैं। यही आपका होता है विविधता का प्रतीक। विविधता कभी भी दोस्तों भेदभाव को नहीं दर्शाता है, भेदभाव को कभी नहीं दर्शाता। याद रखना दोस्तों, विविधता एक सम्मानीय शब्द है। कैसा शब्द है? सम्मानीय शब्द है। ये कभी नकारात्मक रूप से किसी को नहीं स्वीकारता है। चलिए बात कर लेते हैं। यह लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है, बिल्कुल गलत। एक रूपता को भी नहीं बढ़ाता है, विशिष्टता को स्वीकारता है। विशिष्ट, क्योंकि लोग इसमें विशिष्ट हैं, सबकी विशेषताएं यहाँ पर अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग बोलते हैं। असमानता को भी नहीं स्वीकारता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा थर्ड विकल्प। थर्ड विकल्प विल बी द यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा इट्स। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस एमोंग पीपल, यानी कि विशिष्टता को यहाँ पर स्वीकारता है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए? ये होना चाहिए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हो, यानी कि जिनकी वर्तमान में भी चर्चा हो, उस पर केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। कहता है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करो। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी बोला जाता है। किसको बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पर बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, जो कि सबसे छोटा है, और इसको द्वीपीय भी बोलते हैं। अंटार्कटिका की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बर्फ की चादरें आपकी जमी रहती हैं अंटार्कटिका में। यहाँ पर भारत के शोध संस्थान आपका भारती है, गंगोत्री है, गंगोत्री, मैत्री। यहाँ पर मैंने तीन चीजें लिखी,
ये बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। आपका भारत के जो शोध संस्थान है, जो अंटार्कटिका है, ये सफेद मतलब कि सफेद वाला ग्रह माना जाता है, सफेद ग्रह नहीं महाद्वीप माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर सभी प्रकार के शोध संस्थान यहाँ पर स्थित हैं। जैसे भारत का हो गया मैत्री भारती हो गया, और उसके साथ गंगोत्री यहाँ पर दोस्तों हो गया। याद रखना ये सभी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको बताया यहाँ पर राइट आंसर। अफ्रीका जो है, यहाँ से आपकी मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? वो होकर गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियां सूख गई थी। यहाँ पर जो इतिहासकारों का मानना है, उनको लगता है कि जो शासक यानी कि जो राजा हुआ करते थे, उनका नियंत्रण समाप्त हो गया, जिस कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ये भी कारण आपका बताया गया है, पहला वाला राइट होगा। जंगलों का विनाश हो गया, ये भी इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, इसकी पुष्टि नहीं की गई है, ये आपका यहाँ पर राइट नहीं माना जाएगा, ये यहाँ पर इसकी पुष्टि नहीं होती है। संभवतः नदियां सूख गई होंगी, ये आपकी पुष्टि की जाती है कि नदियां सूख गई थी, लेकिन बाढ़ आपकी नहीं आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सी छोड़ दो। आप क्या छोड़ोगे? आप यहाँ पर सी छोड़ो। पहले में सी है, आपके तीसरे में है और चौथे में है। सेकेंड यहाँ पर करेक्ट होगा, ए बी एंड डी। ए बी डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर है कथन ए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में घास मतलब कि गर्मी बढ़ने के कारण घास के मैदान बनने लगे। बिल्कुल बने, राइट है। हिरण, वारा, सिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या भी बढ़ी। जब घास बढ़ी गर्मी के कारण, तब इन जानवरों की संख्या भी बढ़ी। यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पर कारण भी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है, नीचे कथन दिए गए हैं और आपको यहाँ पर चुनना है। चलिए आ जाता है यहाँ पर पहला वाला, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन के नाम से मतलब कि भूमंडलीय तापन कहते हैं। किसके? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को क्या बोलते हैं? भूमंडलीय तापन बोलते हैं। यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल राइट कहा गया है। दूसरा यहाँ पर है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। ये भी दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है, उसके जब तापमान में वृद्धि होती है तब ये होता है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसकी मात्रा में जब वृद्धि होती है तब ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये दोनों ही यहाँ पर कैसे हैं? बिल्कुल राइट हैं, और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं मिनहाज के बारे में। मिनहाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। अविभाजित भारत के क्षेत्रों से था। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यहाँ पर दोस्तों आपके कैसे विकल्प दिए गए हैं? दोनों आपके यहाँ पर राइट दिए गए हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पर याद रखो, मिनहाज ए सिराज ने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, उसने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा और यमुना गंगा वाला क्षेत्र, यमुना नदी वाले क्षेत्र के बारे में उसने बताया था। इतने क्षेत्र के बारे में उसने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। वहीं बाबर आ गया कब? 16वीं शताब्दी में। इसने क्या बोल दिया? इसने कहा कि उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति के लिए किसका प्रयोग होता है? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होता है। ऊपर वाली जो बात है ये आपकी 12वीं शताब्दी की है और नीचे वाली आपकी 16वीं शताब्दी की है। दोनों यहाँ पर आपके राइट उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी पॉइंट की, जिसको मैं आपको बताना चाहता था। यहाँ पर जो हड़प्पा वाली चीज़ थी उसको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आओ और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर कहा गया है, कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी।
अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं होता है। बाढ़ वाला दोस्तों आपका यहाँ पर स्पष्ट नहीं होता है। साफ तौर पर यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है बाढ़ आपका हड़प्पा के जो है पतन का कारण नहीं बताया गया है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, संपूर्ण सभ्यता में नहीं हुआ होगा दोस्तों। कारण ये बताया गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे हम, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ये आपका बताया गया था। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, कहता है गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासक के बीच लंबी यहाँ पर है लंबी लड़ाई की चर्चा प्राय त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? इस लड़ाई का दोस्तों कारण क्या था? आपके गुर्जर प्रतिहार हो गए, जो कि ये गुजरात और राजस्थान से रिलेटेड है। गुजरात और राजस्थान से रिलेटेड कौन है? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है ना, याद रखना दोस्तों। जो आपका राष्ट्रकूट है ये दक्कन से संबंधित है, यानी कि आपके मध्य प्रदेश के नीचे वाला जो क्षेत्र था उस दौरान पश्चिमी दक्कन से ये संबंधित है। पाल ये आपके उड़ीसा यानी कि पूर्वी भारत से संबंधित हैं। याद रखना इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चला। त्रिपक्षीय, जिनको तीन पक्षों के बीच का संघर्ष बोला जाता है, ये चला था कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए चला था। याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम के लिए। कन्नौज गंगा घाटी का एक कैसा है? एक शहर है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर है अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था? महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। किसको लाया था? अल वरूनी को लाया था। किसको? अल वरूनी को लाया था। अल वरूनी की पुस्तक है एक तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों अल वरूनी की पुस्तक है। इस पुस्तक को किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं। किताब उल हिंद के नाम से भी इसी किताब को जानते हैं, जो कि अल वरूनी के द्वारा लिखी गई किताब है। अल वरूनी उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। ये संस्कृत का भी विद्वान था, संस्कृत का भी ज्ञाता था। इसने भारत से संस्कृत को सीख लिया था। यहाँ पर याद रखना तारीखे फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन वर्नी की। याद रखना तारीखे फिरोज शाही। तारीखे दोस्तों फिरोज शाही किसकी है? ये दोस्तों है जियाउद्दीन वर्नी की। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगली प्रश्न की बात करने से पहले यहाँ पर एक चीज और बताऊंगा आपको। इब्न बतूता, इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? रिहला है। मैंने अल बरूनी की आपको बता ही दिया, किताब उल हिंद है इसकी पुस्तक। ठीक है, जियाउद्दीन वर्नी की फिरोज मतलब कि तारीख फिरोज शाही है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर है आपका निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां समुद्र, यहाँ पर समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं? समुद्र के तरंगों के द्वारा समुद्री गुफा भी बनाई जाती है, तटीय मेहराव भी बनाया जाता है, स्टैक भी बनाया जाता है, समुद्री भृगु भी बनाया जाता है। ये सभी दोस्तों समुद्र के द्वारा बनाई गई एक प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। कुछ तो इसमें निक्षेपण आकृति हैं, जैसे समुद्री गुफा आपकी निक्षेपण आकृति है। याद रखना दोस्तों, एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूं, स्टैक जो है ये आपकी होती है दीवार जैसी संरचना। दीवार जैसी संरचना समुद्र में बनती है, उसको बोलते हैं स्टैक। सभी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होंगे। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कलहड़ की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? ये पता चलता है कश्मीर के राजाओं का। ठीक है, ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर। कश्मीर यानी कि उत्तर भारत में आपका पड़ता है। कश्मीर के राजाओं का इतिहास पता चलता है कलहड़ की पुस्तक से। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी इसकी पुस्तक का नाम है, जो कि बड़ी फेमस है, जिसमें कश्मीर के राजाओं का उल्लेख किया गया है। कलहड़ एक विद्वान था। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वीरशैव आंदोलन की स्थापना किसने की थी? वीरशैव आंदोलन की वासवन्ना ने की थी। किसने? वासवन्ना ने की थी। ये आपके कर्नाटक से संबंधित है। कहां से? कर्नाटक राज्य से संबंधित है वीरशैव आंदोलन। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। यहाँ पर कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है। यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है पहला वाला। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, उत्तर पश्चिम में है बिल्कुल। कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी कृष्णा नदियां मौजूद नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। महानदी कृष्णा नहीं है बल्कि नर्मदा और यहाँ पर ताप्ती होना चाहिए। कौन सा? नर्मदा आपकी और ताप्ती यहाँ पर नदी होनी चाहिए, नर्मदा और तापी। ये आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, याद रखना। यहाँ पर गलत आपका दिया गया है 4 विकल्प, गलत आपको बताना है कि लक्षण नहीं है, इसलिए 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। यहाँ पर दोस्तों चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि क्या कहता है, निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी सबसे बड़ी झील है? सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? मिशिगन है, सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, ओंटारियो है। ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सुपीरियर झील जो है ये मीठे पानी की झील है। कैसी? मीठे पानी की झील है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक आर्य जनजाति नहीं थी? आर्य जनजाति नहीं थी। भरत थी, पुरु थी, यदु थी, दस्यु नहीं थी। दस्यु का मतलब होता है दास, नौकर, चाकर, जो कि कोई भी जनजाति आर्य नहीं थी। आर आपसे पूछा, आर्य भरत थे, पुरु थे, यदु थे। ठीक है, दस्यु यहाँ पर इस क्वेश्चन का गलत उत्तर होगा, यानी कि नहीं वाला आपसे पूछा है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर दस्यु यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि आईने अकबरी के बारे में है, आपको बताना है। यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों होगा, अबुल फजल के द्वारा। इसमें विभिन्न प्रकार की चीजों, फसलों, कीमतों, राजस्व, मजदूरी वगैरह का सांख्यिकी विवरण है। बिल्कुल दोस्तों है, बिल्कुल है। यह अकबर के पूर्वज का विवरण नहीं देती है, मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट भाग है जो पहली जिल्द है वो देती है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए बी। ए बी दोनों ही सही है, सही व्याख्या भी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ए बी किस ऑप्शन में है दोस्तों? ए बी आपको ढूंढना है यहाँ पर। ए बी आपके दूसरे मतलब कि यहाँ पर दूसरे वाले विकल्प में यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बी आर ट्रू, ए बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थीं? ये थी शहदायात का नियम, जहां उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच में कर दिया जाता था। बी नंबर का विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो कि मुगल काल में यही चलता था, उत्तराधिकार की शहदायाद प्रथा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है, तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है? केसर सागा। केसर सागा ग्रंथ प्रचलित है तिब्बत में। तिब्बत में नहीं, कहाँ पर प्रचलित है? लद्दाख में प्रचलित है कहाँ का? यह है तिब्बत का। ठीक है ना। छोटा तिब्बत किसको बोलते हैं? लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलते हैं। 3 कारण बताए गए हैं। एक तो भाषाई कारण के कारण छोटा तिब्बत बोलते हैं लद्दाख को, एक तो धार्मिक कारण यानी कि धार्मिक कारण भी है, और तीसरा है भोजन वाला कारण। समान भोजन खाते हैं, समान धर्म है, समान भाषाएं बोलते हैं। वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है लद्दाख में। ठीक है, यहाँ का ग्रंथ कौन सा है? केसर सागा। यहाँ पर लद्दाख में एक ऊन है, ऊन आपकी क्या बोलते हैं उसको? पश्मीना ऊन बोलते हैं। पश्मीना ऊन कहाँ पर प्रचलित है? ये आपके लद्दाख में प्रचलित है। दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।